नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं? जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दूसरा फेज का चुनाव, और उसके बाद एक तीसरा फेज का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा, और उसके बाद जमहूरियत का फूल कश्मीर में खिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और चिंताएं भी हैं, सवाल और चिंता दोनों एक साथ है कि साहब, जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर खामखा चुनाव क्यों कराया जा रहा है? लेकिन उन्हीं लोगों की जानकारी के लिए यह बताना बड़ा जरूरी है कि जब 370 के खिलाफ तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के 370 कश्मीर से हटाए जाने के फैसले को बिल्कुल दुरुस्त बताया संवैधानिक रूप से, साथ में यह कह दिया था कि सितंबर तक वहां चुनाव करा लीजिए। सरकार भी ये चाहती थी कि चुनाव हो जाए साहब, तो चुनाव इसलिए हो रहे हैं। लेकिन ऐसे कई सारे जो 50 की उम्र के कश्मीरी हैं, मैं वैली की बात कर रहा हूं, उनके मुंह से लगातार ये सुनाई देना शुरू हुआ कि साहब पहली बार वोट डाला है, पहली बार वोट डाला है, तो अब तक कहां थे? और इस तरह के सवालात को जब देश के सामने एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर अर्चना तिवारी, राजधर्म उनका प्लेटफॉर्म है, और उस महिला ने जब इन सारी चीजों को पूरे देश तक पहुंचाना शुरू किया, तो जैसे कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में कश्मीर से भगा दिया गया था, उसी तरीके से सरकारी फरमान ने राजधर्म की अर्चना तिवारी को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कारण सोचिए क्या कहा गया है? कारण कहा गया है आप यहां का माहौल खराब कर रही हैं। वो कश्मीरी जो गोल गोल जिलेबियां छान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने यहां बहुत डेवलपमेंट के काम किए हैं, जीवन बेहतर हुआ है, कश्मीर बेहतर हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन सफेद पोश शहरों में बैठे अंग्रेजी बोलने वाले हाउस बोट के कुछ मालिक, कुछ दल्ले, जब उनसे कंटेंट निकल के आता है, ये आम कश्मीरी की बात नहीं बता रहा हूं, ये वही क्लास है जो वहां कश्मीर का नुमाइंदगी खुद को करता हुआ, लेकिन उसकी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीर के हर एक सीट पर निर्दलीय ताल ठोक के खड़े हैं, वो किसके हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन कभी कश्मीर के हालात बेहतर नहीं होने के कारण अपने घर से निकल के बूथ तक जाके वोट डालने की हिम्मत न कर पाने वाले, आज जब आजादी में खुली सांस शांति के माहौल में जी रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्र धर्म निभाने वाले एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर जो कि सच सामने रख रही है, तुम्हारे पीछे का सच सामने रख रही है, उसको सरकार कहती है कश्मीर छोड़ो। व्यालोक जी, एक बार फिर राष्ट्र धर्म को, यहां राष्ट्र धर्म में उनके प्लेटफॉर्म का नाम, लेकिन राष्ट्र धर्म एक जो शब्द अपने आप में जिस चीज को कहता है व्यालोक जी, कि राष्ट्र का धर्म निभाने वाली एक महिला, उसको कश्मीर फिर छुड़वा दिया गया। देखिए, कल परसों तक तो ये खबरें आ रही थी कि हटवा दिया गया, छुड़वा दिया गया, और वो भी एक पूर्व पत्थरबाज। लेकिन अभी मैंने पूरी रिसर्च की है तो खबरें वैसी गायब हैं। तो हो सकता है कि ये कुछ अति उत्साही, क्योंकि अभी कश्मीर में तो जो भी चल रहा है वो सब नौकरशाही के इशारे पर ही चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी अति उत्साही नौकरशाह ने कुछ किया हो और बाद में उसको लिपापोती करके अब वो कर नहीं हो। क्योंकि अभी मैंने जितनी भी रिसर्च की है उसमें कहीं दिख नहीं रहा है कि उनको हटा दिया गया या वो अब नहीं कर पा रही है। हाँ, ये जरूर आ रही है कि एक पूर्व पत्थरबाज, ध्यान से सुनिए, कि एक पूर्व पत्थरबाज ने शिकायत की कि मैं आज आम जिंदगी जी रहा हूं, मैं पहले पत्थर बरसाता था, मुझे पत्थर बरसाने के 500 रुपए मिलते थे, लेकिन ये जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे माहौल खराब हुआ है। अच्छा, इस रिपोर्टिंग में खराब क्या हो रहा है? तो इसमें दरअसल फिर से वही बात कि जो इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक जो आतंक है वो बात सामने आ जा रही है। क्योंकि अर्चना तिवारी ने किसी को जबरदस्ती पकड़ के, उसको बांध के
उसके मुंह में माइक ठूंस के और ये नहीं कहा कि तुम ये कहो कि हमें हिंदुओं से मतलब नहीं है, अगर यहाँ मंदिर बनेगा, हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, और अगर मंदिर बनेगा तो हम उसको जलाएंगे। ये वही मानसिकता है जिसने 90 में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया था। और उस समय भी कश्मीरी हिंदुओं ने खुद को कश्मीरी पंडित कहना, अब तक वो पंडित पंडित कहते हैं, एक कश्मीरियत का सिगुफा भी देते हैं वो लोग कि हमारी कश्मीरियत, आहा बाजवान, वो नेमो चाय, नोन चाय है, वो फिरन, वो अंगीठी, पता नहीं क्या क्या नॉस्टैल्जिया। और 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितने मारे गए, कितने रेप हुए। और उस समय क्या साहब, मस्जिदों से ऐलान हुआ था, मस्जिदों से जो अजान देने को लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनसे ऐलान हुआ था। वो सारे नारे अभी तक याद हैं, रालिव गालिव चालिव, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं, अपनी बीवी बच्चियों को छोड़ के जाओ, पुरुष चले जाओ, स्त्रियां चले जाओ। ये कौन सी आदत है इतिहास को पलट देने की? अर्चना तिवारी पर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो ये देखिए ना, अब जैसे आज आपके प्रिय नेता विशधर राहुल जी बोल रहे थे कहीं पर कश्मीर में, उन्होंने क्या बोला? कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करने की बजाय उन्होंने कह दिया पीओके से जो रिफ्यूजी आए थे। अब लीजिए, जो व्यक्ति कश्मीरी हिंदुओं और पीओके के रिफ्यूजीज में अंतर नहीं कर पा रहा है, आप उसको कश्मीर की बागडोर देना चाहते हैं, आप उसको इस देश की बागडोर देना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? कहां आप हैं? मतलब वो व्यक्ति इतना, हमारे यहां एक लोकल शब्द है मतसुन, जो मति शून्य से होगा, वो व्यक्ति इतना जहरीला है। मतलब पीओके से रिफ्यूजीज, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? और वही बात, एक चाचा बोल रहे हैं कि हमको कश्मीरी हिंदू नहीं चाहिए, एक व्यक्ति बोल रहा है कि अगर मंदिर बने तो हम उसको जलाएंगे। भाई 90 में 5 लाख लोग रातों रात, ये नहीं हुआ अचानक उनको इल्हाम हुआ, जिनके एकड़ के एकड़ में मकान थे, सेब के बाग थे, अचानक मुझे इल्हाम हुआ कि चलो चलो अब कश्मीर में नहीं रहना है। साहब इतनी ठंडी जगह, इतनी सुकूनदेह जगह, और मैं उसके बाद वहां से उठ के और अचानक मुझे हुआ कि नहीं मैं तो जम्मू के इसमें रहूंगा, टेंट में। किसको क्या, किसको सोचते हो, क्या सोच के बोलते हो? कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दोगे। और एक पत्रकार है सो कॉल्ड यास्मीन खान, अब मैं अर्चना तिवारी पर आऊंगा, उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोगों को, इलिटरेट लोगों को, हमारे भोले भाले लोगों को भड़का के उनसे ऐसे बयान दिलवा के और घाटी का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अरे भैया तुम्हारी घाटी वही है, इतनी बड़ी कश्मीर समस्या है, और वो कितने जिलों की है साहब? अवनीश भाई आपको पता है, 5 से 6 जिले। 2 जिलों के 2.5 मोहल्ले साहब, जहां इनके उग्रवादियों के अपने घर हैं, बस 2 जिलों के 2.5 मोहल्ले। मैंने हमेशा कहा है, इससे ज्यादा की समस्या ही नहीं है। और पूरे कश्मीर को इन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ था 10 साल पहले तक। उसके बाद जब, भाई एक प्रक्रिया है ना, सरकार हमेशा के लिए उसको नहीं रखेगी, मतलब इसमें कि हमेशा के लिए वहां राष्ट्रपति शासन ही रहे या जो भी रहे। तो भाई चुनाव होंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, चुनाव हुए, वहां एक पत्रकार गई है, और काहे कि यूट्यूबर भाई, मतलब रवीश यूट्यूबिंग करेंगे तो वो पत्रकार हैं, और अर्चना तिवारी करेगी तो वो पत्रकार नहीं है। क्या है माने, ये नस्ली भेदभाव क्यों? मैं यूट्यूबर हूं तो मैं पत्रकार हूं और अवनीश शर्मा नहीं है, क्यों? या इसको पलट दीजिए कि अवनीश शर्मा है पत्रकार और व्यालोक नहीं है, क्यों भाई? या तो आप यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, जो भी है वो एक ही रहेगा ना, एक ही निकष रहेगा ना आपका। तो ये पत्रकार साहिबा बोलती है, कश्मीर पुलिस से कहा है कि आप अर्चना तिवारी पर कार्रवाई कीजिए, अर्चना की रिपोर्टिंग से कश्मीरियों की गलत छवि सामने। गलत छवि? तुमने अपने पड़ोसियों के गर्दन काटे हैं, तुमको शर्म नहीं है? जिस घर में छुपे हुए थे और कुछ कश्मीरी हिंदू जो बार बार वो सेकुलरिज्म की भांग पी के, धतूरा खा के जो लेटे हुए थे,
क्या क्या नहीं किया गया साहब। बेटों का रक्त मांस सान के भात खिलाया गया, पड़ोसियों ने ही गर्दनें काटी ना लोगों की, कि कहीं और से आए थे, फिलिस्तीन से आए थे, ठीक कहां से आए थे, आप थे। ठीक काहे ठीक। की आपकी गलत छवि, आप इस्लामिक हैं, आतंकी हैं, बात खत्म, सिंपल। अच्छा एक चीज और देखिए कि जो गलत छवि, अरे गलत छवि का क्या मतलब है भाई? अगर 50 साल की उम्र का कोई आदमी ये कह रहा है कि मैंने पहली बार अपने जीवन में वोट डाला है, ठीक, वहीं दूसरा कोई 40-50 का अधेड़, माफ कीजिएगा 40-50 वर्ग आयु वर्ग वाले हमारे दर्शक, अधेड़ शब्द मैंने कह दिया, हाँ हाँ, तो चलिए मैं भी उसी में शामिल हूँ, व्यालोक जी को भी जबरिया शामिल करा लेता हूँ, हालांकि शामिल है, कोई जबरदस्ती करने वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन वहीं कोई 50 साल का आदमी कह रहा है कि साहब मैं वोट नहीं डालूंगा। जब पूछा जा रहा है कि वोट क्यों नहीं डालेंगे, तो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, हम टूरिज्म वाले हैं, हमने एक आध एपिसोड देखे अर्चना तिवारी के। लेकिन तुम्हारी असलियत जब खुल रही है, देखो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, दर्शकों, ये बड़ा एक जुमला है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साहब 370 हट गई, नवाबी खत्म, हम हिंदुस्तान के साथ अपनी कीमत पर रहेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, गया, औकात में रहो। जैसे कश्मीर वैसे ही बिहार, जैसा राजस्थान वैसा ही कश्मीर, जैसा गोवा वैसा ही कश्मीर, समझे, जैसे पटना वैसे ही श्रीनगर। ये जो दामाद समझने की परंपरा, ये आपके प्रिय बुढ़ऊ नेहरू जो डाल गए, वहां से लेकर अभी नरेंद्र मोदी वाला 370 सटाक से खींच लिया जाना, ये औकातीकरण से अभी इनका जो है वो मतलब वो जमीन पर आ नहीं पाए हैं क्या, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, देखिए उसमें इस्लामिक जिहाद के साथ जो समस्या है कि वो अंतिम समय तक उस सच को नकारते हैं, उस पर झूठ की परत दर परत चढ़ाते हैं, और तब अचानक एक दिन वो आप पर हमला करते हैं। अर्चना तिवारी का ये एक कांड नहीं है, उन्होंने इससे भी मजेदार एक कांड किया है। वो कांड क्या था कि किसी यूजर ने लिखा कि अगर मोहम्मद शमी और सिराज, शायद ये लोग क्रिकेट विकेट खेलते हैं, मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ये दोनों अगर पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता है, इस टाइप का। अर्चना तिवारी ने उनको लपेटा और कहा कि तो क्या होता है, गेंद नहीं होती बम होता है। अब उस पर एक पूरा एंगल आ गया, फिर अपना यहाँ के लोग शुरू हुए कि अगर कलाम साहब चले जाते तो फलाना हो जाता, ढिमाका हो जाता। भैया ऐसा है, एक कलाम साहब और एक अब्दुल हमीद के पीछे कितने रजाकारों को, कितने ओवैसियों को, कितने वारिस पठानों को, कितने मदनियों को, कितने देवबंदियों को, हनफी को, बरेलवियों को, कितनों को छुपाओगे यार। 137 संगठन हैं तुम्हारे, संगठन मैं कह रहा हूं, आतंकी नहीं कह रहा हूं, जबकि अमेरिका ने तुमको बाकायदा आतंकी घोषित किया हुआ है। नाइजीरिया से लेके भारत तक तुम यार वही काम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमारी छवि गलत दिखाई जा रही है। प्रॉब्लम क्या है अवनीश भाई कि अब कहीं कुछ छुप नहीं पा रहा है। एक बहुत दिलफरेब वो माया जाल रचा गया था ना कश्मीर के पीछे, और कश्मीर की समस्या दुगुनित तिगुनित कब हुई, आप अगर पूरा देखिए मामला, तो जब कांग्रेस ने वहां के चुनाव में धांधली शुरू की 1984-85 के आसपास, वरना ठीक ही था, लस्टम पस्टम चल रहा था, पूरा देश ही वैसे लस्टम पस्टम। भाई देखिए, जब उम्मीद ही नहीं हो तो कांग्रेस राज में किसी को कोई उम्मीद तो थी नहीं। हमारे महान चचा से लेके वो अचकन में लगा के, तो हम उनकी महानता में ही मुग्ध थे कि भाई चचा के अचकन में गुलाब है। अब नेहरू जी के इसमें गुलाब है तो गुलाब जैसा पूरा देश है। अब वो परंपरा जो चली आई तो किसी को देश में कोई मतलब नहीं था कि हम नंबर 1 बने। ये तो मोदी जी ने आके सारा माहौल बिगाड़ दिया ना। कभी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाओ,
कभी कह रहे हैं कि हम तीसरे से दूसरे पर जाएंगे। अरे भाई, मतलब अब लोगों को लगने लगा है कि भारत कुछ कर सकता है, और ठीक बात। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब इन लोगों की सारी कलई खुल रही है। यार, उस व्यक्ति को तुम बंद नहीं बिल्कुल कर रहे हो जो सीधे कह रहा है कि मंदिरों को जलाएंगे, और इतने आराम से कह रहा है। यही इनकी शिक्षा है, यही मदरसाकरण है। और यही बिल्कुल ठीक बात है। जब योगी जी जाते हैं मदरसों पर लगाम कसने, तो फिर हमारे देश की कोर्ट्स को हाजत होने लगती है। ये बिल्कुल पूरा ठीक बात चक्र है। है। बिल्कुल ठीक बात है, ये चक्र तो है। लेकिन एक चीज और, जैसे कि हमारी आदत है और इस आदत से हम बाज आने वाले नहीं हैं। हम समस्या बतियाने के बाद जो है वो लास्ट में समाधान पे जरूर बात करते हैं। साहब ये बताइए, ये जितनी खुरापात अभी पैदा हुई है अर्चना तिवारी के बहाने और ये सारी चीजों के बहाने, क्या पूरा कश्मीर वैली ऐसे ही सोच रही है जैसा एक पत्थरबाज सोच रहा है? जबकि पूरी जबकि कश्मीर जबकि जबकि हम आप अभी अभी मान चुके हैं कि ये 2-2.5 जिलों के 2-2.5 मोहल्लों की प्रॉब्लम है या थी, तो हम लोग तो जिसकी वही की भी मानते हैं। कायदे से नसबंदी की जा चुकी है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि ये अभी भी चंद बचे हुए मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपने, वो कहते हैं ना कि सर से जरा नकाब हटा दो मेरे हजूर, तो यहां हटाया उठाया थोड़ी नहीं गया, सट से खींच लिया जो 370 नाम की एक नकाब थी, और फिर अचानक पता चला कि अब्दुल तो नंगा चौराहे खड़ा है। तो क्या ये चंद ऐसे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी सी कसक बाकी बची रह गई है, और जिसको वो पोशीदा तरीके से जो है वो कहवा का पीते पाते जो है वो चमकती कुर्सियों पर बैठते या अल्लाह करके वो मामला निकल आया? बाकी सारा कश्मीर जिस तरीके से आप वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि हाँ आबो हवा बिल्कुल दुरुस्त हुई है, शांति हुआ है, सब कुछ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहे हैं, सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही, और सबसे बड़ी बात 1947 के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में है, हो रहा है, जो कि भारत के संविधान के पूर्णतः लागू हो जाने के बाद हो रहा है। तो आपको सिर्फ यही लगता है कि ये चलनी के जो आटा चला जाता है उसके बाद जो कुछ खटमल उटमल बच जाते हैं, कुछ लोग डांटेंगे वो खटमल लोग, उसको क्या कहते हैं, कुछ और भी होता है, वो खटमल नहीं होता है, वो छोटा कोई और कीड़े पतंगे जो बच जाते हैं, उड़ीस कहते हैं, यहाँ तो उड़ीस कहते हैं तो उसको। ये उसी टाइप के कुछ लोग हैं जिनकी बात अर्चना तिवारी के जरिए जो है बाहर आ गई, या ये पूरे कश्मीर में भी अभी ये फैला हो सकता है, हालांकि कश्मीर में कभी था भी नहीं पूरा। नहीं, देखिए, पूरे कश्मीर में तो था भी नहीं, और वो हम मान चुके हैं। और जो हमारी आदत है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 1947 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव होते थे वो क्या होते थे, 2-3 परिवार थे, एक नेहरू परिवार, एक अब्दुल्ला परिवार, एक मुफ्ती परिवार। इन 3 परिवारों ने जागीर बना रखी थी, अपने अपने इलाके बांट रखे थे, तुम यहां ले लो बेटा, तुम यहां ले लो, और तीनों उसका भरपूर उपयोग कर रहे थे, राइट। अब मोदी जी की एक बात मुझे याद आती है जो उन्होंने कई बार कही है कि मेरे जिम्मे बहुत सारे काम हैं, और जिनके जिम्मे बहुत सारे काम रहते हैं उनको गालियां भी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज। तो जब इतिहास आकलन करेगा सर, हम लोग चूंकि उस धारा में हैं, और आप जानते हैं कि जब आप किसी के सामने विवेकानंद के एज में जो हुए होंगे ना, उन्होंने विवेकानंद को कहीं ने गरियाया भी होगा, कहीं ने कहा होगा कि बकलोल आदमी है, कहीं ने कहा होगा कि है वैसे ही गेरुआ पहन। लेकिन जब इतिहास आकलन करेगा तो मोदी का, और कुछ आकलन करे या ना करे, कश्मीर के नासूर को, मतलब आप ये समझिए, क्या कोई कभी सोच सकता था कि 370 को आप हटा देंगे और वहां कुछ नहीं होगा? क्या कोई कभी सोच सकता था कि इतनी बम्पर वोटिंग होगी? और एक घटना, मेरे हिसाब से तो अभी तक एक घटना नहीं आई है कहीं बमबाजी की या पिस्तौल की, और कामना है कि ऐसा ही रहे और पूरा चुनाव कहीं नहीं। इसके पहले, लेकिन इसके पहले समाधान वाला जो है कि इसके पहले मोदी जी ने या उनकी सरकार ने, चूंकि पंचायत के इलेक्शन जो करवाए ना, उसमें बहुत सारी चीजें साफ भी हो गई, बहुत इनको अनुभव भी मिल गया, और इसलिए ये चुनाव इतना आसानी से हो रहा है, सफलता से इतने ध्यान से हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात। और एक चीज और बताएं साहब, हम बार बार एक लाइन दोहराते हैं लेकिन आदत से मजबूर हैं, दोहराते रहेंगे। लोकतंत्र का जो मॉडल हमने चुना हुआ है अपने यहाँ सरकार चलाना
के लिए, देश चलाने के लिए, उसमें यही एक तरीका है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज का मतदान, दूसरे दौर का मतदान कश्मीर में समाप्त हो चुका है। 1 अक्टूबर को तीसरे यानी अंतिम दौर का मतदान होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। और साहब, लोकतंत्र में उंगली की ताकत होती है। पंचायत इलेक्शन में किस तरीके से उन्हीं कश्मीरियों ने उंगली दबाई है, और लोकसभा में जिस तरह से उंगली दबाई है, ये सो कॉल्ड ठेकेदार कश्मीर वैली के कैसे धड़ाम से गिरे हैं। और मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसे होंगे कीड़े जो नकाब खींच लिए जाने के बाद तिल मिलाएंगे। मजे की बात यह है और संतोष की बात यह है, दोनों एक साथ है। जी हाँ, मैं मजा अपने ही देश के हिस्से कश्मीर का, जो कि बिहार की तरह है, जो कि मेरे पूर्वोत्तर प्रदेश की तरह है, ऐसे ही एक कश्मीर भी है। 370 चला गया रुख से, जरा नकाब हटा दो मेरे हजूर, खींच ली गई है। अब उस नशे से बाहर आना पड़ेगा, शेष भारत से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अब नहीं रहे तुम दामाद, ये पूरा देश, और न रही तुम्हारी कांग्रेस जो दिल्ली में बैठ के तुम्हारे लिए दामाद जी अंगना में पधारे जैसे गाने गाएगी। वो दौर बीत चुका। कश्मीर को बधाई हो दूसरे दौर के मतदान की। आज हमारे दर्शक जब ये वीडियो देख रहे होंगे, दूसरे दौर का मतदान लगभग समाप्त हो चुका होगा। ब्यालोक जी, तीसरे दौर के मतदान के ठीक मुहाने पर हम एक बार फिर बातचीत करेंगे। जी, आप कुछ कहे बिना रहेंगे नहीं। चलते चलते भाई, मैं थोड़ा, वो यासीन मलिक कहाँ है आजकल, दर्शकों श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ। मतलब बाकी कोई बात नहीं, बस यासीन मलिक कहाँ है, थोड़ा देख लें। चलिए, यासीन मलिक को याद करते हुए आज का ये वीडियो खत्म करते हैं कि हाय यासीन, कहाँ हो तुम, लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक यासीन हरे रंग का कुर्ता, पीले रंग का पाजामा, सर पर लाल टोपी लगा के घर से निकला था। आने जाने वाले को 500 रुपए के साथ राह खर्च इनाम दिया जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें और व्यालोक दोनों को आज्ञा दें।